Hello students, how are you? Today we are going to discuss about the electronic configuration of elements 21st to 30th. ठीक है, होप सो कि आप लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखी होगी और आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 21st से 30th तक की. देखो हमारे पास 21st जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम आता है. हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, आर्गन तक फिल कर लिया था. आर्गन के बाद हम लोगों ने क्या किया था, 4s2 फिल किया था. अगर आपको एनर्जी लेवल याद हो, हमारे पास क्या था, 4s के बाद क्या फिल होना था, 3d फिल होना था. 4s के बाद क्या फिल होता है, 3d फिल होता है. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d वन में जाएगा. एक चीज़ और याद रखना, देखो 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है. ठीक है, इसलिए 4s पहले फिल होता है, 3d बाद में फिल होता है. बट जब भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तब 4s और 3d में से 3d की एनर्जी कम हो जाती है. तो 3d1 4s2, इसको हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम. टाइटेनियम कैसे लिखा जाएगा, आर्गन 3d2 4s2. वेनेडियम आर्गन 3d3 4s2. टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 3d4 4s2. मैंगनीज 3d5 4s2. आयरन 3d6 4s2. कोबाल्ट 3d7 4s2. निकल 3d8 4s2. कॉपर 3d9 4s2. जिंक 3d10 4s2. ठीक है, ये कैंफिगरेशन होगी अकॉर्डिंग टू जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे, अकबर रूल्स, हंस रूल और पॉलीज एक्सपल्शन प्रिंसिपल. उन तीनों के अकॉर्डिंग ये कैंफिगरेशन होनी चाहिए. बट क्या होता है क्रोमियम और कॉपर के केस में, ठीक है, इन दोनों केस में हमारे पास क्या आती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है. क्या आती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है. अभी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती क्यों है, व्हाट इज द रीज़न कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, एक्सेप्शनल आ रही है. एक्सेप्शनल का मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं उससे अलावा कुछ आ रही है. मतलब जो हमने सोची थी कि 3d4 हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 3d4 4s2 3d9 4s2 होगी, ये नहीं होती. एक्चुअल में होती क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्रोमियम की जो होती है एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar 3d5 4s1 और कॉपर की होती है Ar 3d10 4s1. दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. इसका रीजन ये है कि ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. देखो होता क्या है इसमें, एक्चुअल में जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, एक में 2 आ सकते हैं तो 5 into 2 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट d ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट इज 10. तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, सपोज यू हैव ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कैसे फिल करोगे, इसके अकॉर्डिंग फिल करोगे. सब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे. तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, isn't it symmetrical, ये सिमेट्री नहीं बन गई आपके पास, ये सिमेट्री बन गई. और जहां पे भी क्या होगी, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी. सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दो केसेस में होगी, या तो d5 होगा या d10 होगा. इन दो केसेस में हमारे पास बिल्कुल सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये नेचर का लॉ है. जहां पे भी सिमेट्री होगी वहां पे आपके पास स्टेबिलिटी होगी. तो जो आपका पहला फैक्टर है, द फर्स्ट फैक्टर दैट लीड्स टू द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री के कारण जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज सिमेट्री. तो सिमेट्री के कारण आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आती है कॉपर और क्रोमियम की, वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है. ये तो हम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. आगे भी अगर आप मूव करोगे फर्दर 30 से बाद के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे तो उनमें भी आपको क्या दिखेगी, एक्सेप्शनल केसेस दिखेंगे. मतलब जो आप कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स फिल करने की कोशिश करोगे उससे हटके कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगी. उसका रीजन भी जनरली यही होता है कि उसमें क्या होगा, सिमेट्री आ रही होगी. या दूसरा फैक्टर होता है, द सेकंड फैक्टर इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी. दिस इज समथिंग डिफरेंट, एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, ये दो फैक्टर्स गवर्न करते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को. एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि अगर मैं बात करूँ d5 कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या है, देखो पहली बात, सबसे पहली कंडीशन डीजेनरेट ऑर्बिटल चाहिए. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. दूसरा इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन चाहिए हमें. ठीक है,
ये दो कंडीशंस देखनी है आपको, एक तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ होना चाहिए। तो क्या होता है देखो, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, इसको इसके साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, इसको इसके साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, इसको इसके साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितनी एक्सचेंज पॉसिबल है, 4 एक्सचेंज पॉसिबल है। इसको इसके साथ भी कर दो, इसको इसके साथ भी किया जा सकता है, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, तो 4 एक्सचेंज ये पॉसिबल होंगे। अब देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इससे तो ये एक्सचेंज पहले हो चुका, वो काउंट हो गया, ये इससे एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है। तो फर्दर 3 और एक्सचेंजेस पॉसिबल है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, इस और इससे तो एक्सचेंज हो चुका है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, इससे भी एक्सचेंज हो सकता है, 2 एक्सचेंज और पॉसिबल होंगी। इस वाला इलेक्ट्रॉन बचा, ये सिर्फ इसी से के साथ एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसको इसके साथ भी एक्सचेंज करवा चुके, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एक और बचा। तो टोटल एक्सचेंज कितनी हो गई, 10 एक्सचेंज हो गई। जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। सो जो आपके पास कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d5 और 3d10, 4s1 रह जाता है आपके पास। इसमें होता क्या है, 4s और 3d की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत कंपैरेबल होती है, मतलब उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो मैंने बोला ना, वैसे तो 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन 3d में फिल किया, 3d की कम हो जाती है, 4s की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बट इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी होने के लिए, देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा। तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने डी ऑर्बिटल में डाल देते हैं। डी ऑर्बिटल में डालते ही वो हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड होती है उसके पास सिमेट्री आ गई, और दूसरा क्या होगा, उसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। और इसी से हमारे पास एक रिजल्ट आता है, याद रखना आप लोग, फुली फिल्ड मतलब जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। फुली फिल्ड मतलब जैसे कि p6 हो गया, ठीक है, d10 हो गया, f14 हो गया। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस मतलब p3, d5 और f7, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल। जहां पे भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस दिखेंगी, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इनमें हमेशा क्या होती है, स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू इनके अगल बगल वाले से ज्यादा होगी, इन कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी होगी। सो दैट्स व्हाई हम लोगों के पास क्या आती है, यहाँ पे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। होप कि आपको ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट समझ में आया होगा कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है। एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ नहीं है खास इसमें, ठीक है। देखो जो हमारे पास हम बोलते हैं आयरन है या जो मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो जो बिहेवियर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है हमारे पास, ठीक है। और उस मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ n into n+2। दिस इज द फॉर्मूला वेयर यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन, Bm, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इस डी ऑर्बिटल की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इस वाले डी ऑर्बिटल की बात करूं 4 है, अगर मैं इस वाले ऑर्बिटल की बात करूं तो भी 4 है, अगर इस वाले डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप पुट करोगे इसमें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर वी जनरली क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू 2, हम दो में क्लासिफाई करते हैं उनको। वन इज नोन एज पैरामैग्नेटिक एंड अदर वन इज डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होता है जिनका म्यू क्या होता है, 0 होता है, और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनका म्यू नॉन जीरो होता है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आपने कोई मैग्नेट लगाया, मैग्नेटिक फील्ड आया, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो आपके डायामैग्नेटिक होते हैं दे जनरली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर मैं सिचुएशन बना के दिखाऊंगा आपको, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की। ये आपका सब्सटेंस है सपोज पैरामैग्नेटिक, आपका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा होगा कुछ, ठीक है, इसमें से पास करके जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है, अगर ये डायामैग्नेटिक है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू 0 होगा, तो वो सब्सटेंस को उस
आयन को या किसी भी चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका नॉन जीरो होगा, तो उसको क्या बोला जाता है जनरली, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो दिस इज जस्ट अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। इसके बेसिस पे कोई कई बार एक नंबर पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द पर्टिकुलर आयन। जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेट करना है, सपोज मैं बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेट करना है Fe3 पॉजिटिव के लिए, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव के लिए आपको म्यू कैलकुलेट करना है। Fe की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी क्या होती है, 3d6 4s2। आज जनरली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को वेलेंस शेल देखना होता है सिर्फ, ठीक है। 3d6 4s2, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल दिए तो 2 तो 4s से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी वाला पहले खत्म हो जाएगा। 4s उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 3d5 बचेगा। 3d5 मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, √5 × 5 + 2 मतलब √35 मतलब 5.9 bm के आसपास कुछ क्या होगी इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम अ गिवन आयन और अ एलिमेंट, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करें, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो लगेगी हमें, ठीक है, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द केमिस्ट्री हमें कॉन्फ़िगरेशंस यूज करनी है, तो आपको अब हैप्चर होना पड़ेगा इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो प्रैक्टिस करो इनकी, तो आप लोगों का जो हैंड है फ्री हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में। थैंक यू।